हर कश्मीरी को तो यहाँ के लोग एक आतंकवादी के रूप में देखते हैं। सूचना के आधार पर मांगूंगा और जो सा मेरे को अधिकारी फंस गया तो उसके घर के ऊपर बुलडोजर वहीं चलेगा और कुर्की भी होगी और पूरा ब्याज के पैसे, मजदूरों का पैसा कोई नहीं खा सकता। प्राइवेट डॉक्टर से ना तो पट्टी कराएं ना टाँका लगवाएं। देश बताएगा वो कैसे आए उनके पैसे खाते में, 21 आए या 51 आए, क्या आए। हर प्रत्येक हिंदुस्तान के मजदूर का, गरीब का जॉब कार्ड बनना चाहिए। और मैं एक भ्रष्ट अधिकारी बैठे वहाँ के, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बैठे वहाँ पर और लेबर इंस्पेक्टर भ्रष्ट बैठे हैं जो फर्जी, मैं आपका केस लड़ूंगा, मैं आपको पैसा दिलवाऊँ। जम्मू कश्मीर के हमारे जो मजदूर, हमारे गवर्नर साहब से मैं अपील करूँगा और हमारे जो लेबर मिनिस्ट्री है जिनके भी हाथ में है, लेबर कमिश्नर से मैंने बात की थी श्रीनगर में, जो हमारी मनरेगा की जो स्कीम है वो खाली कागजों पर है, धरतल पे नहीं आई है। इस जो नफरत की दुकान इन लोगों ने बोई थी वो नफरत की दुकान अब चलने वाली नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इंटेक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सुंदरियाल जी से, जिन्हें लोग पहचानते हैं दिनेश पहलवान के नाम से। दिनेश पहलवान को पहलवान के नाम से इसलिए पहचानते हैं कि ये नेशनल लेवल पहलवानी में खेले हुए हैं और कई अखाड़े जीते हैं, जो कि कुश्ती के माहिर हैं। यहाँ तक कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के साथ भी इन्होंने बढ़ चढ़ के योगदान लिया और अभी श्रीनगर का दौरा करके आए हैं। तो जानते हैं श्रीनगर का अनुभव क्या था दिनेश सुंदरियाल जी का, यानी कि दिनेश पहलवान जी का। नमस्कार दिनेश। लोग समझ गए, देश की जनता समझ गई, पहचान गई कि इस जो नफ़रत की दुकान इन लोगों ने बोई थी वो नफ़रत की दुकान अब चलने वाली नहीं है। कपड़ा मोहब्बत से ख़रीदा जाता है और मोहब्बत से ही अगर कस्टमर को बेचेंगे तो बहुत जल्दी ही उसको ख़रीदेगा भी। हम लोगों ने मोहब्बत की दुकान अलग अलग प्रांतों में, प्रदेशों में हम लोगों ने इसका प्रचार कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर कश्मीर में इसका अंतिम पड़ाव था। और मैंने श्रीनगर में जाकर मैंने डल झील में बोट हाउस के अंदर अपनी इंटक की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें जम्मू के हमारे काफ़ी लोग हमारे उसमें शिरकत की। हमारे जो महिला अध्यक्ष जम्मू से वो भी और स्टेट प्रेसिडेंट वो भी हमारे रहे और तमाम हमारे श्रीनगर के। हम लोगों ने वहाँ से एक लॉन्च किया कि जो हमारी महात्मा गांधी हमारी जो मनरेगा है, ताकि वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की है और पूरे देश के इंटक के अध्यक्ष को हमने बताया कि ये मनरेगा हमारे महात्मा गांधी की योजना थी और ये गरीब और मजदूरों के लिए थी और इसको हम लोग गांव-गांव तक, गांव से लेकर शहर तक और प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में हम जाएं, ताकि ये जो हमारी महिलाएं, हमारी बहन, हमारी माताएं, हमारे भाई लोग हैं कि उनको घर बैठे रोज़गार मिले। लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ मुझे एक बड़ी पीड़ा होती है। मैं पीछे अभी आपके जम्मू में गया, मैं जम्मू से आगे किश्तवाड़ पड़ता है, बटोट पड़ता है और आगे डोडा पड़ता है। तो मैंने देखा कि जो हमारी मनरेगा की जो स्कीम है वो खाली कागजों पर है, धरतल पे नहीं आई है। उसके जिम्मेदार वहाँ के अधिकारी हैं, वहाँ के डीडीसी मेंबर हैं, वहाँ के पंचायत सदस्य हैं। क्योंकि ऑन पेपर तो वो लोग बाजी भाई जो मर गए हैं उनको उसमें अंकित, उसमें लिखे दिए जा रहे हैं, उनके नाम अंकित किए जा रहे हैं। जो लोग 80 साल के उनके भी नाम, अरे 80 साल का क्या मनरेगा में काम करेगा। और इसमें जो है इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के हमारे जो मजदूर, हमारे गवर्नर साहब से मैं अपील करूंगा और हमारे जो लेबर मिनिस्ट्री है जिनके भी हाथ में है, लेबर कमिश्नर से मैंने बात की थी श्रीनगर में और आज ही मैंने फ़ोन किया कि आप इसको बारीकी से देखें कि हमारी कहाँ पैसा हमारा गया, मजदूर तक नहीं पहुँचा, ना उनको कोई काम मिला है, ना मनरेगा का उसमें पैसा गया उन लोगों पर, वो खाली एक कागजों में बन के रह गया। वो वहाँ की इसकी जांच चाहिए और इसकी जांच हमारे राजस्थान के अंदर, मैंने सरकार हमारी है लेकिन सरकार भी क्या करे, जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे वहाँ के, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बैठे वहाँ पर और लेबर इंस्पेक्टर भ्रष्ट बैठे हैं जो फर्जी यूनियन बना के उनके नाम वो रजिस्टर में दे रहे हैं। मनरेगा में मेरे अभी हमारी बहन मधु सोनी है, राजस्थान में महिला अध्यक्ष है, परसों फ़ोन आया मेरे पास उनका कि यहाँ पर खाली 21 रुपये उनके अकाउंट में आए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से
नहीं तो मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा कि मध्य प्रदेश में जो हमारे गंगानगर में डिस्ट्रिक्ट में और रायपुर में कि क्या मनरेगा की हमारे बहनों की 21 रुपये मजदूरी दिहाड़ी है क्या, जबकि हमारी दिहाड़ी हमारे अशोक गहलोत जी ने बढ़ाया है, मनरेगा का पैसा बढ़ाया है। तो इसकी भी जांच चाहता हूं। अगर इसकी जांच नहीं तो मैं इसकी सूचना के आधार पर इनके कमिश्नर को खींचूंगा, नहीं खींचूंगा इनको सस्पेंड कराऊंगा। जिसने भी जम्मू से लेकर पूरे देश के अंदर मनरेगा का पैसा खाया, मजदूरों का पैसा खाया, खाली फर्जी आंकड़े उन्होंने दिए हैं, चाहे किश्तवाड़ में दिए हों, चाहे जोड़ा में दिए हों, चाहे उधमपुर में दिए हों, और चाहे आपके श्रीनगर में दिए हों, चाहे जम्मू में दिए हों। मैं सूचना के आधार पर मांगूंगा और जौन सा मेरे को अधिकारी फंस गया तो उसके घर के ऊपर बुलडोजर वहीं चलेगा और कुर्की भी होगी। और पूरा ब्याज के पैसे, मजदूरों का पैसा कोई नहीं खा सकता, ना पचेगा ना खा सकता। मैं मजदूरों का मैं ब्याज से पैसा निकालूंगा, ये मैं पहले ही अवगत करा रहा हूँ। फिर बाद में ये ना कहना है क्या हुआ। जो रजिस्टर इन लोगों के नंबर 2 के रजिस्टर बने हुए हैं बाजी नंबर 1 में हाजिरी कुछ और है और नंबर 2 के रजिस्टर में हाजिरी कुछ और है। और ऐसे बेचारी जो हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं हैं जो कभी पढ़ी लिखी नहीं है, उनसे अंगूठा लगाया जा रहा है, उनको साइन करने आते नहीं, उनको जो है बैंक से उनको जाओ पैसे ले आओ और पैसे मेरे को, उनके साथ बहुत खेल खेला जा रहा है। इसको मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि इस पर भी एक जांच होनी चाहिए। जी दिनेश पहलवान जी, आपने बताया मात्र 21 रुपये, जबकि देखा जाए तो जो घर का सामान है, जैसे आप महिला की बात कर रहे हैं तो महिलाओं में 200 रुपये का तो तेल ही है, 200 रुपये लीटर, तो 21 रुपये में वो अपने घर का भरण पोषण कैसे करेंगी? देखिए, जैसे मेरे टेलीफोन पे और वीडियो कॉलिंग आई कि हमारे उन लोगों के बैंकों में 21, तो वो उनके पास गई। मैं कहा वहाँ पे प्रधान से पूछो, सरपंच से पूछो, जो वहाँ पे अधिकारी हैं श्रम विभाग, उनसे पूछो ये 21 कहाँ से आए। तो अनपढ़ बेचारी कोई कहता है साहब दिल्ली से आए, दिल्ली से कोई पैसा आता ही नहीं, वो तो इस प्रदेश का जाता है। और जो दिल्ली से आए वो प्रदेश के ऊपर आता है, उनका डायरेक्ट उनके खाते में नहीं जाता। तो ये प्रदेश बताएगा वो कैसे आए उनके पैसे खाते में, 21 आए या 51 आए, क्या आए। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है और बहुत बड़ा इसमें लाखों करोड़ों का इसमें घपला है। इसमें जो आप देखो अभी पीछे 8 जो पकड़े गए, हमारी एक कन्नौजिया मैडम थी वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, किस तरह उन लोगों के, इन लोगों के लाखों लाखों रुपए इनके बिल्डिंगों में और इनके बाहर चल रहे हैं, बड़े बड़े ठेके चल रहे हैं। आप इसकी जांच का विषय है। हमारा मजदूर कभी ज़िंदगी में पनप नहीं सकता जब तक ये नाग बैठे हैं, खाने वाले जसने वाले बैठे हैं, तो मजदूर कहाँ से कमा पाएगा, कहाँ से खा पाएगा। ये बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, ये उनकी दफ्तरों की फाइल में खाए जा रहे हैं। आप लगाइए, मैं इनको यही चाह रहा हूँ, मेरी अभी कमिश्नर साहब से एक दिन बात हुई थी मेरी कि आप हमारे यहाँ कैंप लगाएं और एक एक मजदूर का जॉब कार्ड बनाएं और जॉब कार्ड में 2 लाख का एक इनका इनकम, इनके इंश्योरेंस है। हर प्रत्येक हिंदुस्तान के मजदूर का, गरीब का जॉब कार्ड बनना चाहिए। और मैं एक बात मेरे संज्ञान में अभी आई, मैं कल फेसबुक पर देख रहा था कि देहरादून में थाना रायपुर के अंतर्गत किसी होटल मालिक जो दिल्ली से आए हुए थे, किसी होटल कर्मचारी के हाथ कट गया और उसके मालिक ने उसको 3 दिन बाद उसको घर भेज दिया गया, उसको ना तनख्वाह दी गई। मैं वहाँ के जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये समस्याएं हैं, आप हिंदुस्तान में जितने भी कर्मचारी हैं, होटल में हैं या प्राइवेट फैक्ट्री में हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, या आप सरकारी नौकरी पे हैं या फैक्ट्री में हैं, आप प्राइवेट डॉक्टर से ना तो पट्टी कराएं ना टाँका लगवाएं। आपके नज़दीकी कोई सरकारी डिस्पेंसरी हो, सरकार से हो, चाहे सीएमओ तो बाद की चीज़ है, पहले वहीं के सरकारी डॉक्टर से, ताकि आपका एक प्रूफ होए कि आपने सरकारी हॉस्पिटल में आपने एक पर्ची कटवाई है। पर्ची कितने की, 1 रुपये की होगी, 2 रुपये की होगी, तो आप वहाँ का एक प्रूफ लें कि मेरे को इतना % इतना मेरी उंगली कटी, हाथ कटी, या मेरे को ऑन ड्यूटी जो आपके कोई भी नुकसान होता है तो सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज कराएं, पट्टी करवाएं, उसके बाद आप प्राइवेट में इलाज कराएं, वो अलग बात है। लेकिन उसकी पर्ची आप पे ठीक है, नहीं तो मेरे को भी सेंड कर दें मेरे व्हाट्सएप पे, और मेरा आप गूगल से नंबर निकाल लें, दिनेश शर्मा थुंजाल के नाम से, आपको गूगल पे आ जाएगा। लेकिन आपका इंक्रीमेंट होटल हो चाहे फैक्ट्री हो, आपको पैसा अगर मालिक से चाहिए इलाज का, जब तक आपके पास सरकारी पर्ची नहीं होने की, तब तक मालिक आपको पैसा नहीं देगा। क्यों कि इनके भी एक एडवोकेट होते हैं, इनके भी वकील होते हैं,
तो ये आपको कहाँ से देंगे? एक गरीब मजदूर कहाँ से वकील को देगा पैसे? कहाँ वकील करेगा मुकदमे के लिए? तो यही आपका है कि आप सरकारी पर्ची कटवा के आप मेरे को अवगत करें या मेरे को बताएं, मैं आपका केस लड़ूंगा, मैं आपको पैसा दिलवाऊँ। उसके बाद CMS उस पर रिपोर्ट देगा। CMS के बाद CMO के पास जाके CMO उसमें लिखेगा कितनी चोट आपकी है, 1 उंगली कटी, 2 कटी, 3 कटी, इसका एक इंक्रीमेंट बनता है, कितना परसेंटेज आपका हाथ कटा, आप काम करने लायक हैं या नहीं हैं, पैर कटा हो या कुछ भी कटा हो, आपको तुरंत क्लेम करेंगे। पहले CMO को क्लेम करेंगे उस पर, फैक्ट्री मालिक पे या होटल मालिक पे। अगर वो नहीं देता तो उस पर हम सिविल केस करेंगे। जैसे मैंने जम्मू के अंदर 2-3 लॉयर हैं जो वकील हैं, उन लोगों को मैंने अपने इंटक में ले रखा है कि उनका कहना है, क्योंकि मैं उनको बधाई के पात्र हैं मेरे वकील लोग, कि जिन्होंने कहा कि हम मजदूर का, लेबर का हम केस लड़ेंगे फ्री केस। अगर एक मजदूर का कोई 1 लाख या 2 लाख की कंपनी में फैक्ट्री में रुकता है, तो अगर उसको मेरे वकील के थ्रू उसके 2 लाख मिलते हैं तो उसको 5,000 रुपये देने में, वकील को देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी जो मेरे यहाँ पर इसमें आपके जो गाजियाबाद का मालिकी है, वहाँ पर एक कंपनी है, तो इसका किश्तवाड़ में, जिसमें मेरे 10 मजदूर थे, 8 मजदूर उसमें मर गए। उसमें एक जेपी कंपनी है, जेपी कंपनी किश्तवाड़ में काम कर रही है, उसके टेलर पे 10 मजदूर को ले जा रहे थे काम के लिए, जिसमें कि 8 मजदूर मर गए, 3 घायल थे, पता नहीं अभी 3 बचे नहीं बचे। मैंने फिर दोबारा मैं कर रहा हूँ, अगर जेपी कंपनी उन मजदूरों का मुआवजा नहीं देती तो हम जम्मू से भी और दिल्ली से भी इन पर केस करेंगे। इनके जो मालिक ओनर भी हैं, शायद हैं या नहीं हैं, जयप्रकाश गौड़ के नाम से ये है, और एक राही कंपनी है कटरा के अंदर। और मैंने वहाँ के लोगों से किया है कि आप राही कंपनी में जो PF नहीं काट रहे हैं मजदूरों का, SSI नहीं कर रहे हैं, इसमें इन लोगों का हम देखना चाहते हैं कि कौन लोग आपसे इनका PF खा रहा है। कोई ऐसा तो नहीं हमारे इंटक के नाम से कोई दूसरा आदमी, फर्जी आदमी बन के आपका पैसा खा रहा है, मजदूरों का पैसा खा रहा है। ये भी एक गंभीर समस्या है। जी, अभी बात कर ली जाए, आप मजदूरों के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो आपका भारतवर्ष में हर जगह भ्रमण होता है। अभी आप कश्मीर भी गए थे, तो कश्मीर का क्या अनुभव है कि धारा 370 से पहले कश्मीर की दशा बुरी थी, या धारा 370 हटने के बाद परिवर्तन आया है कश्मीर के अंदर, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ये मोदी मीडिया जिस तरह इसने कोरोना के टाइम पे लोग मरे हैं, और मारे हैं इन लोगों ने, सुबह 4 बजे से लेकर अगले 4 बजे तक के, ये अपने टीवी में लोग इतने मरे नहीं जितने इन लोगों ने मार दिए हैं समाचार सुना के, एम्बुलेंस दिखा के, हॉस्पिटल में भर्ती, हॉस्पिटल में मानव तस्कर, मानव ये। तो ये मोदी मीडिया ने एक हवा बना रखा था, और आज भी मोदी मीडिया इस तरह की है कि मैं अभी कश्मीर में कम से कम 2-2.5 साल से मैं क्षेत्र में हर जगह जा रहा हूँ, जम्मू के अंदर भी जा रहा हूँ। जम्मू आपके मैं श्रीनगर में गया, आगे लेह तक गया, मैं कंगन तक गया, और आगे कुपवाड़ा में गया, मैं अभी पीछे रजौरी में गया, पुंछ में गया, आपके श्रीनगर से आगे एक और जगह पड़ती है। मैंने कहा ये सब आतंकवादी क्षेत्र कहते हैं, मेरे को तो कोई आतंकवादी दिखा नहीं। लेकिन हाँ, इस सरकार ने, मोदी सरकार ने वहाँ एक कश्मीर के अंदर, वहाँ की पब्लिक के अंदर, बच्चों के अंदर वो भय पैदा कर दिया। उनके आंखों में, उनके चेहरे पे कोई भी रौनक नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस घर के आगे 4-4 CRPF वाले खड़े हों और 5 CRPF वाले खड़े हों, हर एक कदम पर गाड़ी खड़ी हो, हर एक जब वहाँ पर इतना टेररिस्ट नहीं है, वहाँ मंदिर खुले हुए हैं, मंदिर में पूजा हो रही है, आरती हो रही है। मैं कहूँ तो आपको वीडियो मैंने अभी दिखाई हुई है आपको, आप वीडियो देखो मेरी वहाँ के पुजारी से बात हुई। लाल चौक पर 2 मंदिर हैं, एक पर हमारे शंकराचार्य जी का मंदिर है बहुत बड़ा, और एक हनुमान जी का मंदिर है कम से कम 80 साल पुराना। एक मंदिर है हमारा देवी मंदिर, वहाँ पर काफ़ी मंदिर में। मैंने वहाँ के पुजारियों से बात करी, एक गोरखपुर के पुजारी वहाँ पर, एक हमारे नासिक के पुजारी हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट का भय बना हुआ है, भय ऐसा कर रखा है। अगर वहाँ आतंकवाद है तो वो पब्लिक को टारगेट नहीं कर रहे हैं वो लोग, टारगेट तो वो आपस की जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके नेताओं को करते हैं वो लोग, कि अगर एक नेता को मारेंगे तो वो हल्ला मचेगा पूरे प्रदेश में, और किसी रिक्शा वाले को मारेगा क्या हल्ला मचेगा, रिक्शा वाले को मारने के, टैक्सी वाले को मार के क्या हल्ला मचेगा। वो तो ऐसे नेता को, जो लोकल नेता वहाँ के, उनको टारगेट इसलिए करते हैं कि एक पार्टी का दबाव बने,
सरकार पर दबाव बने। तो इस तरह का ऐसा तो मुझे कोई वहाँ भय देखा नहीं। जिस तरह मीडिया ने हवा बना रखा श्रीनगर का, इन लोगों ने हवा बना के वहाँ का पर्यटन ख़त्म कर दिया, वहाँ का यात्री जो आ रहा था वो ख़त्म कर दिया। वहाँ इन लोगों ने ऐसी हालत कर दी है। अब आप ये बताइए, वहाँ का कितनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बम्बई की वहाँ जाती थी कश्मीर में शूटिंग करने। हमने बहुत देखी, वहाँ पर शूटिंग होती थी, उन लोगों का रोज़गार चलता था, खाने वाले का भी, बोट हाउस वाले का भी, और शिकारा वाला है वहाँ पर। शिकारा में सब काबा वो चाय पिलाते हैं सुबह मॉर्निंग में 5 बजे। हर फल सब्जी हर चीज़ आपके बेचारे वो नाव में बेच। मैंने काफ़ी लोगों से बात करी वहाँ पर, लेकिन सिर्फ वहाँ पर इस तरह का गवर्नर साहब ने, वहाँ पर मोदी सरकार ने हवा बना रखा है कि आगे। अब हम लोग गए, मैं वहाँ पर कम से कम 10 दिन रह के आया वहाँ पर। मेरे ऊपर इतना पहरा था। अगर आप श्रीनगर में जाएंगे तो SHO को रिपोर्ट करेंगे, SHO अगर होटल छोड़ेंगे तो ये बताएंगे कौन से होटल में रुका हूँ, कितने आदमी मेरे साथ हैं, किसी मीडिया से बात नहीं करनी, किसी बाहर के आदमी आपके रूम में एंट्री नहीं होगा, और आप जब जाएंगे तो हमें सूचना करके जाएंगे। और यहाँ से भी कोई होटल चेंज करेंगे, क्योंकि मैं पहले बोट हाउस में रहा, उसके बाद मैंने फिर होटल शिफ्ट किया, तो मैंने SHO को बता के किया कि साहब मैं बोट हाउस से अब जो है 1 दिन बाहर रहना चाहता हूँ। पानी में तो काफ़ी दिन रह लिया हूँ, मैं थोड़ा बाहर की हवा ले। नहीं आप पहले यहाँ सूचना दें, सूचना दे के। और मेरे होटल में सबकी कोई भी आता था उसकी इंक्वायरी होती है, कहाँ से आ रहे हैं, किससे मिलने आ रहे, क्या कोई। मैं क्योंकि G20 तो एक नाम था, वहाँ का रोज़गार ख़त्म करना था। G20 में सब पर्यटन वापस हो गए, सब होटल में जगह नहीं है, सब लोग तो इनके भर गए। क्या मोदी जी को G20 कराना जरूरी था वहाँ पर? सबसे पहले G20 उनका जो रोज़गार जो कोरोना में टूटे हुए हैं, जो सब कुछ वहाँ का हालात ये है कि आप बोट हाउस में इतना प्रतिबंध है कि आप एक कील नहीं ठोक सकते, वहाँ पे एक कील नहीं ठोक सकते। इनसे पूछिए जो पर्यटन आएंगे बोट हाउस में रुकेंगे तो वो डूबेंगे नहीं क्या? लकड़ी है 100 साल 200 साल कभी ना कभी तो गलेगी, उसकी रिपेयरिंग भी नहीं कर सकते वहाँ पर। बताइए आप, ऐसा क्यों? गवर्नर शासन है, गवर्नर शासन है। रोजगार इन लोगों ने वहाँ ख़त्म कर दिया। जो अखरोट पूरे देश के अंदर, विदेश से तो क्या हमारा अखरोट जाता था जम्मू कश्मीर का, हिमाचल में सेब ख़त्म कर दिया। यहाँ का कश्मीर का सेब अखरोट, हमारे वहाँ के शिलाजीत वगैरह इतनी कॉस्टली होती थी, और वहाँ का जो मशरूम एक और बहुत बड़ी कीमती केसर को लगाइए, केसर खेती में सब इन लोगों ने कर रहे। सब ये लोग तो मुझे तो लगता है कि अमित शाह जी कहीं गुजरात में सप्लाई कर रहे हैं वहाँ के केसर वगैरह, बादाम वगैरह, अखरोट वगैरह। वहाँ का आदमी कहाँ जाएगा? वहाँ का तो अखरोट वगैरह सेब वगैरह पूरे देश में बिकता था। अब बताओ कौन खरीदेगा? ये ले नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। उनका सेब नहीं ले रहे हैं, अखरोट नहीं ले रहे हैं, उनका केसर नहीं ले रहे हैं, उनका शिलाजीत नहीं ले रहे हैं। पहले उनका कपड़ा जो हाथ की कढ़ाई के सूट बनते थे वो नहीं जा रहे कहीं भी। उन पे एक हर कश्मीरी को तो यहाँ के लोग एक आतंकवादी के रूप में देखते हैं। क्या ऐसा ना थोड़ी हर पब्लिक आतंकवादी है। कश्मीर में एक मच्छी सारे तालाबों गंदा कर देती है। हम हर कश्मीरी भाई हमारे पास आते हैं, हमारे कश्मीरी भाई हमारे सोल बेचने आते हैं, अखरोट बेचने आते हैं, हमारे प्रदेश में आते हैं। लेकिन क्या है कि हम उन्हें कहाँ से हैं? ये कश्मीर से। हम उन्हें एक आतंकवादी की नज़र से क्यों देखते हैं हम लोग? मैं वहाँ रह कर मेरे को इतना वहाँ को प्यार, इतना लोगों से मोहब्बत मिली है। मैंने कहा ना वहाँ को एक बार जाओ, आप वहाँ की कश्मीरियत को जानो, वहाँ के लोगों को एक बार जाओ, तो एक बार मौका उनको दो। और ये है कि मैं एक बहुत बड़ी कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक शहर में और प्रदेश में, ज़िले में जो डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें सरकारी डॉक्टर नहीं है। अगर हैं तो वो समय पर अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जम्मू के अंदर भी है, श्रीनगर के अंदर भी है, मैंने राजस्थान के अंदर देखा, गंगानगर में देखा, कहीं एक्सरा मशीन नहीं है, कहीं वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। ये सिर्फ हमारे ऊपर स्टाफ के डायरेक्टर की और ये CMO की लापरवाही है। जब वही आदमी काम पे नहीं है तो नीचे के डॉक्टर तो वहाँ पर सेट रहेंगे। सब सरकारी डॉक्टरों ने अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल रखे हैं और वहाँ पे अपना वो टाइम सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं और प्राइवेट अपनी दुकान पे समय दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा हम लोगों को गरीब के लिए है। गरीब के लिए क्या है? सरकारी हॉस्पिटल। अमीर लोगों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन गरीब के लिए, मजदूर के लिए कहाँ जाएगा? सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा तो वो पर्ची लिख देते हैं कहाँ की दवाई, बाहर की दवाई की, और जो दवाई 10 रुपये की उसको 50 रुपये में बेची जा रही है। अभी ऋषिकेश एम्स के बाहर मेडिकल वहाँ पे जो भी हैं इनके डायरेक्टर, वो जो इनके सरकारी मेडिकल अफसर हैं,
कि जो 700 रुपये की दवाई 700 रुपये की दवाई उसके इन्होंने 1500 रुपये चार्ज किया और कोई बिल नहीं दे रहे हैं। बिल इसलिए नहीं कि ताकि कस्टमर दोबारा आगे ना खड़ा हो जाए मेरी दुकान पे। बिना बिल के दवाई बेची जा रही है और उनसे दुगने तिगने पैसे वसूल किए जा रहे हैं, क्योंकि एम्स वाले अंदर से लिख के दे रहे हैं सीधा कि उस मेडिकल पे जाओ। तो ये मिली भगत एम्स की, इसमें पहले भी एक भर्ती घोटाला हुआ था एम्स के अंदर, एम्स की मिली भगत और मेडिकल की। अगर वो 10 रुपये कमा रहा 100 रुपये कमा रहा है तो उसमें 50 रुपये एम्स की मिली भगत है। ये बहुत बड़ा एक जांच का विषय है। अगर ये जल्दी से नहीं सुधरे और मेडिकल वाले, तो बहुत दिन जल्दी हम लोग इसका बिगुल बजाएंगे और ऐसा बिगुल बजाएंगे कि सबसे पहले हमें राहत हमारे मजदूर को, गरीब को मिलनी चाहिए। कोई भी चीज़ देश की बाहर आ जाती है, आप कब तक रुकोगे बचा उसको लुकोगे? आपने कितने कितने बड़े हादसे हुए यहाँ पर। आपने एक बार रेल मंत्री इस्तीफा लिया, ये जाने गई हैं 200-300 जाने गई, क्या ऐसी हल्के में गई? तो आप लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया। आपने जो भी है बालाकोट पर जो कांड हुआ है, आप उनके घर का एक बार दौरा मारें, एक बार घर में चक्कर लगा के देखें। जो मेरे भाई लोग जो शहीद हुए हैं बालाकोट में, आप एक बार उनके बच्चों के आँख से आँख मिला के देखो, उनके अब और तब कितना आंसू और जिनके ऊपर से साया उड़ गया बाप का। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको देश की कुर्सी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए। इसके लिए आपको कितना ही कुर्बानी करनी पड़े, कितनी ही कुछ भी करना पड़े, कितनी ही सेना मर जाए, कितने रेल हादसे हो जाएं, आपको कुर्सी से मोह है, कुर्सी से लालच है। आप चाहते हैं कि मेरा एक वर्ल्ड के अंदर इतिहास हो, देश के अंदर, कि झंडी भी आप दिखाएंगे, पेट्रोल पंप की झंडी भी आप दिखाओगे, साइकिल रेस की झंडी आप दिखाओगे, आप तो नाव दौड़ होगी उसकी झंडी आप दिखाओगे, प्रत्येक जगह तो झंडी दिखाने में आप आगे हो। लेकिन आप ये तो देखो देश के हालात क्या हो रहे हैं। आप राहुल जी पर एक कटाक्ष करते हैं। राहुल जी ने आपसे एक पार्लियामेंट के अंदर बात क्या कर लिया, आपने गुजरात से एक केस छुपवा दे कि साहब 3 साल के लिए बाहर करें। आप कहाँ तक तोड़ोगे कांग्रेस को, कहाँ तक कमज़ोर करोगे? जितने कमज़ोर करोगे उतना कांग्रेस उभर कर आएगी, ताकत का आएगी। अब ये तो हमने अभी देखना, मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, पंजाब भी जीतेंगे। आप देखते रहना, यहाँ का कार्यकर्ता इतना कमज़ोर नहीं है। यहाँ के कार्यकर्ता पैदल जानते हैं, पैदल चलना जानते हैं। कई आप देखें कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक पैदल गए हैं राहुल जी। तुम हवाई जहाज़ में घूमते हो, राहुल जी ने पद यात्रा करी है, भारत जोड़ो यात्रा। आप तो भारत जोड़ो यात्रा हवाई जहाज़ से करते हो, हमने पैदल की है। और हम हकीकत में देश की जो है नफ़रत की दुकान जो खुली हुई हैं, इन्हें मोहब्बत में बदलेंगे। और बदल दी जा रही हैं लोगों में जो भावनाएं आपने गंदी गंदी भावनाओं में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और एक हमारा नारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, लेकिन आपने भाईचारे ही ख़त्म कर दिया सब जगह। भाईचारा भी धीरे धीरे उभर रहा है, बनेगा। और आपने ऐसे बीज बोए थे, और रात को कहीं थाली बजवा दी लोगों से, कहीं ये बजवा दिया, कहीं आपने चिमटा बजवा दिया, मोमबत्ती जलवा दी लोगों से। जन्मदिन तुम्हारा उनका था, संघ का जन्मदिन था, तो उस दिन आपने मोमबत्ती जलाओ अपने अपने घर पे। अरे जलाओ तो आप जलाओ, जो जलाएगा अपनी मर्जी जलाएगा, तुमने तो और लोगों से जलवा दी मोमबत्ती। तो ये बहुत ढकोचले हैं। जम्मू कश्मीर का जो है श्रीनगर का हाल इसी मीडिया ने गंदा हाल कर रहा है, कुछ वहाँ के गवर्नर शासन ने किया है। आज भी लोग बाग पढ़े लिखे लोग बाग बेरोजगार हैं और उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं जम्मू के अंदर। वो रोज़गार मांगते हैं तो लाठी मिलेगी, ये इनका काम है। कितने भी लोग वहाँ बेरोजगार धरना दे रहे थे। हमारी छोटी छोटी हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ, उन पर लाठी बरसाई गई है। क्या आपको फोर्स, आपको जो देश का प्रधानमंत्री या गवर्नर शासन इसलिए कि आप लाठी बरसाएं हमारे बच्चों पर? आप देखो, आपने किसान का आंदोलन फिर दोबारा आपने खड़ा करने जा रहे हैं आप लोग। अरे ये अभी झुकेगा नहीं आंदोलन। ये आपकी पिछली पेमेंट तो मिलों ने दी नहीं हमारे किसान भाइयों की, अगली और चढ़ने लायक है। आप यहाँ काम करें ना किसान भाइयों के साथ जो भी चल रहे हैं, तो उनकी बात रखें आप, हमारा देश को मजबूती की बात रखें। और आपके अपने कहें कि ये लोग थोड़ा देश की एकता के साथ जुड़ें और भाईचारा बना के रखें। कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस हमारे शहीदों ने जो कुर्बानियाँ हम लोगों ने दी है देश के लिए, क्या इन बच्चों के आने वाली पीढ़ियों को मालूम है कुर्बानियाँ कैसे गई? देश को आज़ाद करने में किसका हाथ था? देश आज़ाद कैसे हुआ? आप बताओ, गुजरात में कौन सा आपका सैनिक देश की लड़ाई में था? देश को आज़ाद कराने में कौन था, आप बताएं। खाली ये जो मुखबर हैं इसके अंग्रेज़ों के मुखबर थे क्या? खाली मुखबरी करना जानते हैं। देश की आज़ादी में इनका कोई हिस्सा नहीं था। 6 बार लिख के आया हुआ काला पानी में कि मैं वो पूरी मुखबरी के पूरा उस पर इतिहास लिखा हुआ काला पानी में। तो आप लोग
इस तरह के ना करें। हम लोगों ने हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत बड़ी शहादत दी है। हमने तो अपने उत्तराखंड की लड़ाई भी लड़ी है। हमें मालूम है कि कैसे लड़ाई होती है और किस तरह कुर्बानियाँ दी जाती है। हमने अपनी बहनों को रामपुर तिराहे पे देखा सुबह के 4 बजे, जब मायावती इसके मुलायम सिंह की सरकार में। हमने तो अपने आंखों के सामने देखा। 1947 नहीं देखा हमने, लेकिन अपने रामपुर तिराहा उत्तराखंड की लड़ाई को हमने देखा। हमने खुद लड़ी है उत्तराखंड की लड़ाई। तो इसी के साथ बने रहिए, राही न्यूज़ में मिलते हैं इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।